Hello students. Today we will discuss about regulation of enzyme activity. जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। जो कंपाउंड्स एंजाइम की एक्टिविटी को एनहांस करते हैं या बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं एक्टिवेटर्स, और वो कंपाउंड्स जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स. So inhibitors are compounds which decrease the rate of enzyme catalyzed reaction. ये जो इनहिबिटर्स हैं ये दो तरीके से काम करते हैं. Inhibition is divided into two categories, irreversible and reversible. Irreversible और रिवर्सिबल टर्म्स का मतलब आप समझते हैं. इरिवर्सिबल जो वापस से रिवर्ट नहीं की जा सके, अगर एक बार रिएक्शन हो गई तो वो वापस से रिवर्स नहीं हो सकती है. और रिवर्सिबल है जो दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है कि जब इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाउंड हो जाता है और उसको परमानेंटली इनएक्टिव कर देता है, वो कहलाता है irreversible inhibition. It involves covalent bonding of inhibitors with the enzymes. यानी कि एक बार अगर इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाउंड हो गया तो फिर वो उसको परमानेंटली इनएक्टिव कर देगा, वो एंजाइम फिर आगे काम नहीं करेगा. इसका एग्जाम्पल है आयोडोएसीटेट. ये पेपेन एंजाइम को इनहिबिट कर देता है इरिवर्सिबली. एक बार इनएक्टिवेट कर दिया फिर वो एंजाइम काम नहीं करता है. Then next type of inhibition is reversible inhibition. हमने अभी बात की irreversible inhibition में तो इनहिबिटर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बाउंड हो जाता है, लेकिन रिवर्सिबल इनहिबिशन में इनहिबिटर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बाउंड नहीं होता है. ये एंजाइम के साथ बाउंड होता है और बहुत जल्दी उससे डिसोशिएट हो जाता है. रिवर्सिबल इनहिबिशन तीन तरीके का होता है, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड मिक्स्ड और अनकॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कंपटीशन हो रहा है. इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच में कंपटीशन होता है एक्टिव साइट पे जुड़ने के लिए. The structure of inhibitor closely resembles with that of substrate. Substrate और inhibitor का structure काफ़ी similar होता है, इसलिए inhibitor और substrate में एक तरीके का competition होता है कि कौन पहले active site को occupy करे. और इस competition में inhibitor अगर enzyme के साथ बाउंड हो जाता है तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है बजाय के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के. Now this degree of inhibition depends on the relative concentration of the substrate and inhibitor. अब कितना इनहिबिशन हो रहा है वो डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की कंसंट्रेशन कितनी है. अगर इनहिबिटर कांस्टेंट है और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो सबस्ट्रेट की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है एक्टिव साइट पे बाउंड होने की, जिसकी वजह से इनहिबिशन कम हो जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है. इसी तरह अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कम होगी और इनहिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो इनहिबिशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मैलोनिक एसिड. एंजाइम सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर देता है. ये एक नॉर्मल रिएक्शन है, लेकिन अगर मैलोनेट प्रेजेंट है, मैलोनेट का स्ट्रक्चर जैसे कि हम यहाँ इस रिएक्शन में भी देख पा रहे हैं कि मैलोनेट का स्ट्रक्चर सक्सीनेट से काफ़ी सिमिलर है.
तो अगर मेलोनेट प्रेजेंट है तो वो मेलोनेट इस सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज से कंबाइन कर लेगा, तो इस सक्सिनेट को कंबाइन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये सेम मैकेनिज्म होता है बैक्टीरिसाइड्स पे। कुछ ड्रग्स जो होती हैं जैसे सल्फा ड्रग्स हैं, वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह काम करती हैं इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड्स। अब हम बात कर रहे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नाम से ही पता चल रहा है कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में किसी तरीके का कोई कंपटीशन नहीं होता है। The inhibitor has little or no structural resemblance with the substrate. Inhibitor का और सबस्ट्रेट का कोई स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस नहीं होता है, दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होता है। और ये इनहिबिटर एक्टिव साइट की बजाय किसी और साइट पे एंजाइम में जुड़ता है। क्योंकि एंजाइम और इनहिबिटर अलग अलग साइट्स पे कंबाइन करते हैं, इसलिए दोनों तरीके के कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एंड एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। लेकिन अगर इनहिबिटर एंजाइम पे जुड़ा हुआ है तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, चाहे उस पे सबस्ट्रेट जुड़ा हो या नहीं जुड़ा हो। The enzyme is inactivated when the inhibitor is bound, whether or not substrate is present. और तीसरे तरीके का इनहिबिशन है मिक्स्ड इनहिबिशन या अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी कहते हैं इसे। एंजाइम, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर तीनों कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, लेकिन इसके बाद वो डिसोशिएट नहीं होते हैं और प्रोडक्ट्स नहीं बनते हैं। इस फिगर से हम समझ पा रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में एक्टिव साइट पे इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों जुड़ते हैं। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट है जिस पे इनहिबिटर जुड़ जाता है, और अनकॉम्पिटिटिव में इनहिबिटर, सबस्ट्रेट और एंजाइम तीनों आपस में बाउंडेड होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट नहीं बनता है। हम इसे और इस फिगर से और अच्छे से समझ सकते हैं कि अगर एक कोई नॉर्मल रिएक्शन चल रही है तो ये एक्टिव साइट है एंजाइम की, इस पे आके सबस्ट्रेट बाउंड होगा एंड सबस्ट्रेट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, इस एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई करने के लिए इनहिबिटर और सबस्ट्रेट में कंपटीशन होता है। अगर इनहिबिटर आके बाउंड हो गया तो सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पे बाउंड नहीं हो पाएगा और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक्टिव साइट खाली है जिस पे आके सबस्ट्रेट बाउंड हो सकता है, लेकिन इस एक्टिव साइट के साथ साथ एक और साइट भी इस एंजाइम पे प्रेजेंट है जिस पे आके इनहिबिटर जुड़ जाता है। अगर ये इनहिबिटर इस साइट पे जुड़ गया है तो सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे जुड़ नहीं पाता है और उसके नहीं जुड़ने की वजह से आगे की रिएक्शन नहीं हो पाती है। Now we'll talk about allosteric enzymes. एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहते हैं, एलोस का मतलब होता है अदर और स्टीरियोस का मतलब होता है साइट। ये टर्म एलोस्टेरिक इंट्रोड्यूस की थी दो नोबेल लॉरेट्स ने, मोनोड एंड जैकब, जिन्होंने अभी हमने जैसे बात की कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एक एक्टिव साइट है और एक दूसरी साइट है जिस पे जाके इनहिबिटर जुड़ता है। इन्होंने ये बताया कि एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी एंजाइम साइट है जहाँ पर सबस्ट्रेट के अलावा कोई और मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं और वो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, ये एक्टिव साइट, ये जो साइट है एक्टिव साइट के अलावा जो साइट है ये कहलाती है एलोस्टेरिक साइट। In addition to substrate binding site, allosteric enzymes possess other sites to which inhibitors and activators, termed as allosteric effectors or modulators, may bind and influence catalytic events through induced conformational changes in the enzyme. यहाँ से आप समझ पाएंगे
कि ये एक एक्टिव साइट है जिस पे आके सबस्ट्रेट जुड़ सकता है, और दूसरी है एलोस्टेरिक साइट जहाँ पर कोई एक्टिवेटर या इनहिबिटर, इस एलोस्टेरिक साइट पे एक्टिवेटर भी जुड़ सकता है और इनहिबिटर भी जुड़ सकता है। अगर एक्टिवेटर जुड़ेगा तो वो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग एंजाइम के साथ एनहांस करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। लेकिन अगर इस एलोस्टेरिक साइट पर इनहिबिटर जुड़ गया तो वो एंजाइम में ऐसा कन्फर्मेशनल चेंज ला देगा जिसकी वजह से एक्टिव साइट का जो कन्फर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा, तो सबस्ट्रेट उसमें जुड़ ही नहीं पाएगा, तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर एलोस्टेरिक साइट पर एक्टिवेटर जुड़ गया तो आराम से सबस्ट्रेट जुड़ता है और रिएक्शन आगे बढ़ती है। लेकिन अगर इनहिबिटर जुड़ गया तो इस पे सबस्ट्रेट बाउंड नहीं हो सकता और रिएक्शन आगे नहीं बढ़ सकती। देन वी विल टॉक अबाउट फीडबैक इनहिबिशन। अब फीडबैक इनहिबिशन क्या होता है? कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, एक सीक्वेंशियल वे में चलती हैं। The end product of a metabolic pathway frequently binds to an allosteric site on the first enzyme of the pathway as a negative effect or to reduce the rate of synthesis of the end product. This form of control is known as feedback inhibition. यहाँ हम एक रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें A से B बन रहा है, B से C बन रहा है और C से D बन रहा है। D एंड प्रोडक्ट है और A सबस्ट्रेट है, और यहाँ कई सारे एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, एंजाइम 1, एंजाइम 2 और एंजाइम 3। अब ये रिएक्शन हो रही है। इस रिएक्शन के बाद D जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत सफिशिएंट क्वांटिटी में बन गया है कि अब इसकी और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है ये कैसे रुकेगी? ये जो एंड प्रोडक्ट बना है D, इट फंक्शंस एज इनहिबिटर। ये इनहिबिटर की तरह फंक्शन करेगा और इस फर्स्ट एंजाइम पे जाके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये एंजाइम आगे वर्क नहीं कर पाता। तो A जो है वो B में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा, तो आगे की रिएक्शन रुक जाएगी। तो जब प्रोडक्ट खुद ही इनहिबिटर की तरह फंक्शन करता है तो वो कहलाता है फीडबैक इनहिबिशन। इसको हम और अच्छे से इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक एंजाइम है, इस पे सबस्ट्रेट ने जुड़ा, सबस्ट्रेट जुड़ने के बाद इंटरमीडिएट्स बने और फाइनली ये एंड प्रोडक्ट बन गया है। अब ये एंड प्रोडक्ट जाके एलोस्टेरिक साइट पे जुड़ गया, जिससे एंजाइम में इसने कन्फर्मेशनल चेंज ला दिया कि सबस्ट्रेट उस पे जुड़ ही नहीं सकता, तो रिएक्शन अपने आप ही रुक गई है। दिस इज़ नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। फिर हम लास्ट में बात कर लेते हैं मल्टी एंजाइम सिस्टम की। कुछ तो रिएक्शंस होती हैं सिंपल, सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ एंजाइम की प्रेजेंस में, वो तो एक सिंपल रिएक्शन है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं, जैसे अभी हमने पहले भी बात की, कि सीक्वेंस में चलती हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, और फिर फाइनली एक एंड प्रोडक्ट बनता है। ये जो सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स हैं, जैसा कि हमने अभी बात की, ये जो एंजाइम्स सीक्वेंस में चलते हैं ये कहलाता है मल्टी एंजाइम सिस्टम। These enzymes are sequential chains of catalysts involved in the reactions where product of one reaction becomes substrate for the next in sequential chain। अभी हमने यही बात की थी कि एक का प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट का काम करता है। Group of individual enzymes which are physically correlated to function together are called enzyme complexes। ये एंजाइम एक के बाद एक काम करते हैं और इनका पूरा जो ग्रुप है वो कहलाता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स। Here individual enzyme is inactive but whole set of enzymes function together to convert precursor into specific molecule। एक अकेला जो एंजाइम है वो इनएक्टिव है, वो इतना काम नहीं करेगा, लेकिन जब ये सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं तो एक के बाद एक ये सीक्वेंस में काम करते हैं और अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट बना देते हैं।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फैटी एसिड सिंथेसिस। एसिटाइल कोएंजाइम ए से फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स फैटी एसिड सिंथेस। इसको हम अपनी आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी आप यहाँ से समझिए कि एक सबस्ट्रेट है ए, ये इस पे एंजाइम 1 ने वर्क किया, फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, फिर एंजाइम 2 ने वर्क किया, फिर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, फिर एंजाइम 3 ने वर्क किया और अल्टीमेटली प्रोडक्ट बन गया। यानी कि ये जो सबस्ट्रेट है ये एक तरीके की टनल से पास होता हुआ फाइनली एक प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये जो एंजाइम 1, 2 और 3 है जो एक के बाद एक काम कर रहे हैं, ये पूरे जो एंजाइम्स हैं ये बनाते हैं मल्टी एंजाइम सिस्टम या मल्टी एंजाइम complex. So I hope students you have understood the mechanism of regulation of enzyme activity. Thank you so much.